गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बच्चे जैसे कि आपको पता है, अभी हम जो बात कर रहे हैं आरएसी में, इंट्रोडक्शन टू आरएसी, यानी कि सिर्फ इंट्रोडक्शन की अभी बात की जा रही है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में अगर आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया था। ठीक है, और क्या टॉपिक हमारा बचा था। तो मैं आपको बता रहा था कि लेटेंट हीट जो होती है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, यानी कि आइस की जो होती है ये क्या रहेगी। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। चलिए, फिर बच्चे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग जो टीएस डायग्राम होता है, ठीक है, टीएस डायग्राम पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, टीएस वक्र पर स्थिर दाब रेखा का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन और टीएस कर्व। ठीक है, तो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में, टी यानी कि टेम्परेचर और एस यानी कि एंट्रोपी, इसके बीच में हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी भी सब्सटेंस को दिखाने के लिए इस तरह का एक कर्व निकल कर आता है। ठीक है, अगर इस लाइन की हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि संतृप्त तरल रेखा। ठीक है, इस लाइन को मैंने आपको बताया था, ये होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा। ये दोनों लाइन जो ऊपर जाकर मिलती है ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक बिंदु। अगर इस लाइन के इधर कोई सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो वह प्योरली लिक्विड फॉर्म में होगा, प्योरली तरल अवस्था में होगा। ठीक है, इस लाइन के अगर इधर की हम बात करेंगे तो वह कंप्लीटली वाष्प यानी कि भाप में बदल जाता है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच के रीजन की हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं वेट रीजन। ठीक है, जहां पर लिक्विड प्लस वेपर दोनों ही मिलती हैं। ठीक है, चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मान लिया हमने पानी ही लिया और पानी को लेकर हम गर्म करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पानी स्टार्टिंग में जो था ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर था और कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसे हीट करना स्टार्ट कर दें तो इस तरह से एक कर्व बनेगा पूरा। यही क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं कल आपको बता चुका था। चलिए, तो फिर बच्चे हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, क्रांतिक बिंदु जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, हम लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। हिंदी में आपको देखने को मिल सकता है क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु, या सिंपल इसे इसी तरह से क्या लिख देगा, क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल बिंदु इस तरह से भी सिंपल आपको हिंदी में लिखकर एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड याद करते हैं। इंग्लिश की अगर बात करोगे तो सिंपल आपको क्रिटिकल पॉइंट ही लिखा दिखाई देगा, लेकिन अगर हिंदी की बात करोगे तो आपको क्रिटिकल बिंदु या क्रांतिक बिंदु दोनों ही दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाते हैं इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनती है। ठीक है, चलिए, इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, बहुत सारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरह से बनती जाती है। ठीक है, चलिए, तो अगर इस पॉइंट की हम बात करेंगे, यहां पर जो कोई हमारा सब्सटेंस होगा, ठीक है, तो ये आपका तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में होगा। ठीक है, यह आपका लिक्विड स्टेट पर होता है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट की हम बात करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस हमारा वेपर यानी कि भाप की फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए, तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये सारी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। मान लिया मैंने कहा ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। ठीक है, चलिए,
तो बच्चे आप देखोगे ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की हम बात करेंगे तो बेसिकली ये है क्या, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली है क्या, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा, या मैं सिंपल कह सकता हूं भाप, या कह सकते हैं वाष्प। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे पॉइंट 1 पर कोई सब्सटेंस हमारा प्योरली किस फॉर्म में है, ये प्योरली हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और पॉइंट 2 पर ये भाप में बदल जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 तक जाने के लिए जितनी हीट हमें से देनी पड़ेगी, ठीक है, ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हम कराते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ये HF की वैल्यू, ठीक है, या लेटेंट हीट की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। आप देखोगे कि यहाँ पर गैप ज्यादा है, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर कम है, ठीक है। ऊपर जाने पर गैप और कम हो गया, इससे ऊपर गए गैप और कम हो गया, इससे ऊपर गए गैप और कम हो गया, और सिंपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है बच्चे जहां पर कोई लिक्विड तुरंत ही भाप में बदल जाता है, ठीक है। अगर क्रिटिकल पॉइंट से आप इधर बात करोगे, ठीक है, तो यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये सारा का सारा तरल अवस्था में होगा। और अगर इधर की बात करोगे तो ये सीधा वाष्प यानी कि वेपर यानी कि भाप में बदल गया होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर लिक्विड तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। क्या मैंने आपसे कहा कि क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कोई लिक्विड तुरंत ही वेपर में बदल जाता है, यानी कि इस पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 0 होती है, ठीक है। या हम सीधा कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, 0 होती है। यानी कि इस पॉइंट पर जो लिक्विड होगा यह तुरंत ही वेपर में बदल जाएगा, ठीक है। मान ली मैंने कहा कि यहां पर ये कोई वैल्यू है, ठीक है, रैंडमली कोई वैल्यू उठा लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लिया मैंने कहा कि यहां पर 40 यूनिट है, ठीक है, लेटेंट हीट की जो वैल्यू है 40 यूनिट है, इससे ऊपर 30 यूनिट है, इससे ऊपर 20 यूनिट है, इस तरह से कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। और यहां तक जाते जाते इस पॉइंट पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कोई लिक्विड तुरंत ही वेपर में बदल जाता है, इसे अब हीट करने की जरूरत नहीं होगी। या हम कह सकते हैं कि इस पर वेट रीजन की वैल्यू 0 होती है। इस पॉइंट के इधर जो लिक्विड था, ठीक है, जो सब्सटेंस था, यह लिक्विड स्टेट में था, ठीक है, यह लिक्विड स्टेट में था, मतलब तरल अवस्था में था। और अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, यह वेपर स्टेट में होगा, यानी कि ये भाप होगी, ठीक है। यहां पर वेट रीजन हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लिक्विड प्लस वेपर का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, लिक्विड प्लस वेपर का जो मिश्रण होता है इस पॉइंट पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जिस पर लिक्विड तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। याद रखिएगा क्या मैंने आपसे कहा कि क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कोई लिक्विड तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इस पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, ठीक है। चलिए, तो कल बच्चे हमने बात की थी कि सुपर हीटिंग क्या होती है, सब कूलिंग क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है और वेट रीजन क्या होता है। एक बार और फिर से देख लेते हैं सुपर हीटिंग क्या होती है, ठीक है। हमारी जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये जो लाइन है, इससे ऊपर अगर किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, इसे हम कहते हैं सुपर हीटिंग, ठीक है। ये होती है हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन, या हम बोल सकते हैं संतृप्त वाष्प रेखा। तो सुपर हीटिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर अबव सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर से ऊपर अगर किसी सब्सटेंस का तापमान हम बढ़ाते हैं तो इसे हम कहते हैं सुपर हीटिंग, ठीक है।
चलिए, और ये सब कहां पर हो रहा है? ये सब कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, यानी कि प्रेशर को चेंज करने की बात हम नहीं करेंगे। सब कूलिंग की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से अगर टेम्परेचर नीचे करते हैं, ये हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। अगर इससे तापमान या टेम्परेचर नीचे किया जाता है, इसे हम बोलते हैं सब कूलिंग। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट अबव विच लिक्विड विल डायरेक्टली फ्लैश ऑफ इनटू वेपर। यह वह बिंदु है जिसके ऊपर तरल सीधे वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड है तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और लास्ट में क्या है? वेट रीजन। वेट रीजन क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, लिक्विड और वेपर का जो मिश्रण होता है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है वेट रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे बिल्कुल बता सकता है। अभी बताना चाहे अभी बता सकते हो, या बाद में बताना चाहे आप लोग बाद में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद बच्चे हम बात करेंगे ड्राइनेस, फ्रैक्शन और क्वालिटी। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे ड्राइनेस, फ्रैक्शन और क्वालिटी। ठीक है, ड्राइनेस को एग्जामिनर ड्राइनेस इस तरह से भी लिख सकता है। ठीक है, या सूखापन इस तरह से भी लिख सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन को सिंपल अंश, इसे अंश कहेगा। ठीक है, और या क्वालिटी को कहेगा गुणवत्ता। तो ड्राइनेस, फ्रैक्शन और क्वालिटी। ठीक है, चलिए, तो बच्चे टीएस डायग्राम पर हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है, टीएस यानी कि टेम्परेचर, तापमान, और एस यानी कि एंट्रोपी। तो टीएस डायग्राम के लिए हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस के लिए इस तरह से लाइनें बनकर आती हैं। ठीक है, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, इसे कहेंगे सीपी। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यानी कि संतृप्त संतृप्त तरल रेखा, संतृप्त तरल रेखा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा। चलिए, तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यानी कि संतृप्त तरल रेखा। ये हमारा हो गया सैचुरेटेड वेपर लाइन यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा। ठीक है, तो बच्चे इस लाइन की अगर हम बात करेंगे तो जो लिक्विड होता है यह प्योरली तरल स्टेट में होगा, यानी कि यह पूरा लिक्विड होगा। और इस लाइन तक आते आते लिक्विड हमारा पूरा भाप में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो लिक्विड होता है यह पूरा का पूरा भाप में बदल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? प्योरली तरल में होगा। ठीक है, तरल में होगा यानी कि पूरा लिक्विड होगा, और यहाँ तक आते आते भाप या वाष्प या वेपर में बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे देखिएगा, ड्राइनेस, फ्रैक्शन और क्वालिटी जो होती है इसे हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ये होता है फॉर्मूला किसका? ये फॉर्मूला होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, या मैं इसे लिख सकता हूं ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू mv, mv यानी कि मास ऑफ वेपर अपॉन mv प्लस ml। ठीक है, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं वाष्प का द्रव्यमान, वाष्प का द्रव्यमान
वाष्प का द्रव्यमान अपॉन वाष्प का द्रव्यमान प्लस तरल का द्रव्यमान। ठीक है, या इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है, m इज इक्वल टू मास ऑफ पेपर अपॉन मास ऑफ पेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, या mv अपॉन mv प्लस l, या वाष्प का द्रव्यमान अपॉन वाष्प का द्रव्यमान प्लस तरल का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। चलिए अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि इसका मतलब है क्या। बच्चे क्या हुआ कि हमने एक बर्तन में कुछ पानी लिया, ठीक है, एक बर्तन में हमने पानी लिया, ठीक है, और एक बर्नर की हेल्प से इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक बर्नर की हेल्प से हमने इसे गर्म करना शुरू कर दिया है। ठीक है, बर्तन में हमने पानी लिया, इस तरह से हमने इसे पूरा पानी से भर लिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास क्या है, ml है। ठीक है, ml क्या है, मास ऑफ लिक्विड। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, ml है, यानी कि मास ऑफ लिक्विड है, यानी कि ये टोटल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल है। ठीक है, चलिए तो बच्चे आगे क्या होगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ वेपर बनना शुरू कर देंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेपर बनना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो लिक्विड जो है यही वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, जो लिक्विड होगा हमारे पास यही पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसे गर्म करते जाएंगे, जो तरल है, ठीक है, तरल का द्रव्यमान कम होता जाएगा। ठीक है, और जो वेपर है ये बनती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में जो तरल था, मैं इसे कैपिटल एम लिख देता हूं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहे, मैं इसे कैपिटल एम लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसे कैपिटल एम से दिखा दिया। ठीक है, कि कैपिटल एम क्या है, हमारे पास जो शुरुआत में लिक्विड था उसका द्रव्यमान है। ठीक है, शुरुआत में हमारे पास जो लिक्विड था उसका द्रव्यमान है, और जैसे जैसे हम इसे आगे गर्म करते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भाप बनेगी, तो जो कैपिटल एम होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैपिटल एम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कुछ भाग तो अभी भी लिक्विड रहेगा, लेकिन कुछ इसका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि जैसे हमने इसे गर्म किया, ठीक है, तो गर्म करने पर भाप बनी। ठीक है, भाप बनी और इसका मास कितना है, mv है, यानी कि इसका द्रव्यमान mv है। ठीक है, और जो हमारे पास बच गया ये क्या बचा, ये हमारे पास लिक्विड बचा, यानी कि तरल बचा, और इसका मास कितना है, ml है। ठीक है, तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू mv अपॉन mv प्लस ml। ठीक है, या इस mv प्लस ml को आप क्या लिख सकते हो, ये टोटल मास है। ठीक है, ये क्या है, टोटल मास है। ठीक है, या टोटल द्रव्यमान है। ठीक है, ये टोटल मास है, यानी कि ये कैपिटल M है। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू mv अपॉन mv प्लस ml होता क्या है कि हमारे पास जो टोटल लिक्विड था, जो टोटल तरल था, वो कैपिटल M था। जैसे जैसे हमने इसे गर्म करना शुरू किया, इसका कुछ भाग वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ इसका भाग लिक्विड में ही रहता है, यानी कि तरल अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, इसी से निकल कर आता है ड्राइनेस फ्रैक्शन mv अपॉन ml। चलिए तो बच्चे देखिएगा, अब बच्चे अगर इस लाइन की मैं बात करूंगा, ठीक है, हमारे पास जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ठीक है, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, ठीक है, तो मैंने यहां पर बताया था कि जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी पदार्थ होता है, यह सारा का सारा किस में होगा, तरल अवस्था में होगा। ठीक है, यह सारा का सारा तरल अवस्था में होता है, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो मास ऑफ वेपर है ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है,
तो इस लाइन की अगर मैं बात करूंगा, इस पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, mv अपॉन mv प्लस ml, ठीक है। ये हुआ 0, ये भी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इस लाइन पर जो x की वैल्यू होती है ये क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए, इस लाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सारा लिक्विड है यह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ mv बचेगा, इस लाइन पर ml क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन x की बात करूंगा तो mv अपॉन mv प्लस ml, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड क्या है, यहाँ पर लिक्विड 0 है, तो x इज इक्वल टू mv अपॉन mv, ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 मिली, ठीक है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू जो हमें मिल रही है ये कितनी मिल रही है, ये हमें मिली है 1, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा, अगर इसके बीच में मैं अलग अलग लाइनें बनाकर चेक करूंगा तो x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि ये 0.1, ये 0.2, ये 0.7, ये 0.8, और यहां तक जाते जाते ये वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। तो x हमारा जो लाई करता है, x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। x यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू जो लाई करती है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक एक बार देखिएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी, ठीक है। इसमें अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो ये सारी कहानी थी प्योर सब्सटेंस की, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है प्योर सब्सटेंस का। आगे भी जाकर ये सारी चीजें आएंगी तो वहां पर आपको ये समझना और रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको भी करा दी हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बच्चे क्या है, रेफ्रिजरेंट भी हमारा एक प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, तो वहां पर भी ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। जब मैं आपको रेफ्रिजरेंट पढ़ाऊंगा जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। चलिए, तो यहां तक कहानी कंप्लीट होती है प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस के बाद जो हमें जानना है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की कौन कौन सी इकाई होती है, और इससे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अगर हम सबसे पहले बात करें एस आई यूनिट ऑफ हीट कौन सी होती है, तो ये याद रखिएगा, एस आई यूनिट ऑफ हीट होती है जूल, ठीक है। ऊष्मा का एस आई मात्रक जूल है, ठीक है। एस आई में हीट की जो यूनिट होती है, ऊष्मा की जो इकाई होती है, ये होती है जूल, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चे एक सिस्टम आपका होता है एफ पी एस सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपका एफ पी एस सिस्टम, ठीक है। एफ पी एस सिस्टम यानी कि इस सिस्टम में जो लेंथ को हम लेते हैं, यानी कि लंबाई जो ली जाती है, यह किस में ली जाती है, यह फुट में ली जाती है। सभी को पता होगा, ये सारे सिस्टम आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। लंबाई यानी कि लेंथ जो ली जाती है ये फुट में ली जाती है, ठीक है। ये फुट में ली जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें मास की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मास की या द्रव्यमान की, मास या द्रव्यमान, ये आपका लिया जाता है यहाँ पर पाउंड में, ठीक है। ये लिया जाता है पाउंड में। और अगर आप बात करते हो टाइम, ये तो सेकंड में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर एसआई सिस्टम में हीट की यूनिट की हम बात करते हैं, ये जूल होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एफपीएस सिस्टम में, तो हीट की जो इकाई होती है ये होती है BTU, इसे अच्छे से याद रखिएगा,
ये होती है BTU, ठीक है, BTU, ठीक है। B का मतलब यहाँ पर है ब्रिटिश, T का मतलब यहाँ पर है थर्मल, और U का मतलब है यहाँ पर यूनिट, ठीक है। तो FPS सिस्टम में हीट की जो यूनिट होती है, हीट की जो इकाई होती है, ये होती है BTU, ठीक है। B यानी कि ब्रिटिश, T यानी कि थर्मल, और U यानी कि यूनिट, ठीक है। चलिए फिर बात आती है कि BTU होता क्या है। तो बच्चे 1 पाउंड, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितनी हीट हम देते हैं इसे हम बोलते हैं BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। 1 पाउंड, यहां पर अगर तापमान की बात करोगे तो तापमान को जो FPS सिस्टम में लिखा जाता है ये फ़ारेनहाइट से लिखा जाता है, यानी कि F से, ठीक है। डिग्री सेल्सियस या केल्विन से नहीं, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है, 1 पाउंड पानी का तापमान, ठीक है, 1 पाउंड वाटर है हमारे पास, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट पाउंड 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 फ़ारेनहाइट एट सी लेवल, ठीक है। BTU एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। यह समुद्र तल पर 1 पाउंड पानी का तापमान, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट, 1 F का मतलब यहां पर क्या है 1 फ़ारेनहाइट, 1 फ़ारेनहाइट, 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है। याद रखिएगा, अगर SI सिस्टम की हम बात करते हैं, SI सिस्टम में जो हीट की यूनिट होती है, जो उष्मा की इकाई होती है, ये होती है जूल, ठीक है। अगर हम FPS सिस्टम की बात करते हैं तो FPS सिस्टम में हीट की जो यूनिट होती है ये होती है BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। फिर बात आती है कि BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती क्या है। तो हमारे पास 1 पाउंड पानी है, ठीक है, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है इसे हम कहते हैं BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 फ़ारेनहाइट। BTU एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। यह समुद्र तल पर 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है, ठीक है। चलिए फिर बात आती है कि BTU में जूल में और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है, और ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कन्वर्जन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर एक BTU की हम बात करें तो ये होता है 1055.06 जूल या 252 कैलोरी, ठीक है। 1 BTU इज इक्वल टू 1055.06 जूल या 252 कैलोरी, ठीक है। ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं सीधे अपने एग्जाम के लिए। चलिए जल्दी से यहां तक देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें हीट की यूनिट क्या हो सकती है, CGS में हम बात करेंगे भाई, FPS में हमने देख लिया, SI में हमने देखा कि हीट की यूनिट क्या है, जूल है। FPS में हमने देखा कि हीट की यूनिट क्या है, उसमें की इकाई क्या है, BTU है यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। इसी तरह हमें देखना है कि CGS, ठीक है, CGS सभी को पता होगा, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में, और टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। FPS सिस्टम में होता है फ़ारेनहाइट में, और CGS में होता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। चलिए इसके बाद बच्चे हमारा जो सिस्टम है ये क्या है, CGS, ठीक है। CGS और CGS में अगर हीट की यूनिट की हम बात करते हैं, हीट की अगर इकाई की हम बात करते हैं
तो ये होती है कैलोरी। ठीक है, तो सीजीएस में ऊष्मा की इकाई कैलोरी होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है। फिर कैलोरी होती क्या है, ठीक है। तो बच्चे अगर सीजीएस सिस्टम की हम बात करते हैं तो सीजीएस में मैंने आपको बताया कि जो मास हम लेते हैं ये हम लेते हैं ग्राम में, और जो टेम्परेचर हम लेते हैं ये लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा यहाँ पर दी जाएगी इसे हम कहते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, वी कैन डिफाइन 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें बढ़ाना है तो उसे जितनी हीट दी जाएगी, जितनी ऊष्मा दी जाती है, इसे हम कहते हैं कैलोरी। ठीक है, और 1 कैलोरी कितने के इक्वल होता है? 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल के बराबर। ठीक है, 1 ग्राम पानी का तापमान कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें बढ़ाना हो तो जितनी हीट इसे दी जाती है, जितनी ऊष्मा इसे दी जाती है, इसे हम कहते हैं 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम रिलेशन निकालें कैलोरी में, जूल में और बीटीयू में, तो एक रिलेशन निकल कर आता है क्या? 1 किलो कैलोरी यानी कि 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी ये बराबर होगा 4186.8 जूल के या 3.9683 बीटीयू के। ठीक है, हिंदी में अगर देखोगे तो सीजीएस में ऊष्मा की मात्रा कैलोरी है। ठीक है, 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर है। ठीक है, हम ऊष्मा ऊर्जा की 1 कैलोरी को 1 ग्राम पानी का तापमान, ये याद रखिएगा, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर हमने फ़ारेनहाइट की बात की और पाउंड की बात की। सीजीएस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम की बात करेंगे और डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो 1 कैलोरी को 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं 1 किलो कैलोरी, और आपका बीटीयू और जूल में ये रिलेशन है जो कि आपको याद रखना। चलिए, तो ये रिलेशन आपको सीधा याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट की इकाई। ठीक है, हीट की इकाई में आपने जाना कि बीटीयू क्या होता है। ठीक है, और आपका कैलोरी क्या होता है, जूल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बच्चे हम जो बात करेंगे ये हम बात करेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ये क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, जो वर्क और हीट के बीच में होता है। ठीक है, तो वर्क W इज इक्वल टू J टाइम्स Q। ठीक है, और वर्क अपॉन हीट इज इक्वल टू J, और ये J ही क्या होता है? ये J ही होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क W इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी Q। ठीक है, जब हम मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट निकल कर आता है। ठीक है, जो W है। ठीक है, W को अगर हीट में हमें कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इसे ही हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, J। ठीक है, और इस J की क्या यूनिट होती है? J जो होता है ये 4.2 जूल पर कैलोरी या 4200 जूल पर किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जेम्स प्रिस्कॉट जूल फाइंड दैट व्हेन मैकेनिकल वर्क W इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, अगर हमें मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल कर आता है। ठीक है, एक कांस्टेंट निकल कर आता है जो कि कैपिटल J है, और इसे ही कहा जाता है
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने पाया कि जब यांत्रिक कार्य को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो W/Q अनुपात स्थिर हो जाता है, जिसे इकाई जूल द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जे क्या होता है, ये जे होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। चलिए जल्दी से देखो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो बात करनी है, ये गैस लॉज की बात करनी है, गैस के नियम, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, कि एक परफेक्ट गैस जो होती है, ठीक है, जिसे आइडियल गैस भी कहते हैं, यह जितने भी गैस के नियम होती है, ठीक है, सभी का पालन करती है, ठीक है। गैस के नियम जैसे आपने पढ़ा होगा, हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की, हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की, हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, ठीक है। तो एक परफेक्ट गैस, एक आदर्श गैस, वह गैस होती है जो कि गैस के सभी नियमों का पालन करती है, ठीक है। एक परफेक्ट गैस, एक आइडियल गैस वह होती है जो कि गैस के सभी नियमों का पालन करती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट गैस या आइडियल गैस। अब गैस लॉज की बात करते हैं, तो सबसे पहला गैस लॉ जो होता है, ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या डाल्टन्स का आंशिक दाब नियम, ठीक है। ये हो गया पहला गैस नियम। अब जहां पर भी ये कानून लिखा होगा तो ये मतलब समझ जाना इसका, ये नियम की ही बात कर रहा है। जहां जहां पर भी ये कानून लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाना ये नियम की ही बात कर रहा होगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन्स का आंशिक दाब नियम कहता है, ठीक है, हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर एक गैस है और इस गैस का प्रेशर कितना है, P1 है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा वेसल है जिसके अंदर एक गैस है P2, ठीक है, इसका प्रेशर P2 है। अगर इन दोनों गैसों को हम कंबाइन करके एक तीसरे बर्तन में लेकर जाते हैं तो इसका जो टोटल प्रेशर निकल कर आता है, इसका जो कुल दाब निकल कर आता है, यह इन दोनों प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। क्या मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर P1, ठीक है, एक गैस है जिसका प्रेशर P2। अगर इन दोनों गैसों को एक तीसरे बर्तन में हम बंद कर दें तो टोटल प्रेशर इन दोनों के सम के बराबर आता है, यानी कि पी टोटल जो होगा ये P1 प्लस P2 के बराबर होगा। इसे ही हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ए गैस लॉ विच स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर, ये सारी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हमारे पास दो बर्तन है, एक का प्रेशर P1 जिसकी इसके अंदर जो गैस है, ठीक है, ये जो गैस इसके अंदर भरी हुई है, इसका प्रेशर जो है, इसका जो दाब है ये P1 है। इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, इसका जो दाब है यह कितना है, P2 है, ठीक है। अगर इन्हें कंबाइन कर दें यानी कि गैस 1 प्लस गैस 2, इन्हें ऐड कर दें, या यहाँ पर ए या बी भी कह सकते हैं, ये ए बी या सी, ठीक है। तो ए बी गैस को अगर ऐड कर दें और सी में लेकर जाते हैं तो यह इन दोनों के सम के बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो एक परफेक्ट गैस, एक आदर्श गैस वह गैस होती है जो गैस के सभी नियमों का पालन करती है। गैस नियम की हम बात करेंगे तो गैस का जो पहला नियम है ये क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन्स का आंशिक दाब का नियम। क्या कहता है कि हमारे पास एक गैस है, ठीक है, जिसका प्रेशर P1 है, एक गैस है जिसका प्रेशर P2 है। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो जो टोटल प्रेशर निकल कर आएगा तीसरे बर्तन में, यह इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि P1 प्लस P2 के बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं डाल्टन्स का आंशिक दाब का नियम, ठीक है। चलिए तो यहां तक देखिएगा, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस का नियम है। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ है। तो ये सबसे पहला जहां पर भी एक कानून लिखा हुआ है इसे आप नियम बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ये काट कर आप इसे नियम कर सकते हो। चलिए, तो देखिएगा एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई गैस है, ठीक है, एक गैस है और इसका प्रेशर और इसका दाब और तापमान, ठीक है, एक गैस हमारे पास है, एक गैस है, ठीक है, गैस का दाब और तापमान, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, स्थिर है यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, एक गैस हमारे पास है जिसका दाब और तापमान क्या है, ये दोनों ही क्या है, स्थिर है यानी कि कांस्टेंट है। ये दोनों क्या है, स्थिर है यानी कि कांस्टेंट है। एक गैस हमारे पास है जिसका दाब और तापमान कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है। अब इस गैस के द्वारा जो वॉल्यूम ये घेरेगा ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो क्या कहता है, एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो के सिद्धांत या एवोगैड्रो की परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है। एक गैस नियम है जो बताता है कि गैस के परमाणुओं ओब्लिक अणुओं की कुल संख्या, ठीक है, अर्थात गैसीय पदार्थ की मात्रा स्थिर तापमान और दबाव पर गैस द्वारा घेरे गए आयतन के सीधे अनुपातिक होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर परमाणुओं और अणुओं की संख्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। क्या कहता है कि एक गैस है हमारे पास जिसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम घेरेगा, ठीक है, ये जो आयतन घेरेगा, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके अणुओं और परमाणुओं की संख्या के बराबर, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बराबर। ये होता है एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रोस का नियम। ठीक है, तो डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है, एक गैस है P2, ठीक है, जिसका प्रेशर P2 है। अगर इन दोनों को मिला दें तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 हो जाता है। ठीक है, हमारे पास एक गैस है जो कि कांस्टेंट तापमान और दाब पर है। ठीक है, अब ये जितना आयतन घेरेगा, ये जितनी वॉल्यूम घेरेगा, यह टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे एक आपका होता है बॉयल्स का नियम, ये सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बॉयल्स क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेशर टेम्परेचर जो हम रखते हैं ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, इस तरह से एक रिलेशन निकल कर आता है, या पीवी इज इक्वल टू के। ये सभी ने पढ़ रखा होगा तो इसमें ऐसा कुछ बताने का है नहीं बॉयल्स के नियम में। चलिए ठीक है, फिर भी इसे एक बार बता देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार इसे, बॉयल का नियम। इसके लिए आपको याद रखना है जो टेम्परेचर रहता है ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर तापमान पर। ठीक है, चलिए, तो बच्चे आपने पढ़ा होगा एक रिलेशन PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, ये रिलेशन सभी ने पढ़ा होगा। P क्या होता है, प्रेशर यानी कि दाब। V क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। M क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और T क्या होता है, T होता है टेम्परेचर।
चलिए, तो किसी भी गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। किसी भी गैस की अगर हम बात करते हैं तो उसका मास यानी कि द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। m की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। r एक खुद ही कांस्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, और T यानी कि तापमान यहाँ पर ये कांस्टेंट ले लिया गया है, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू mRT, और ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा ये भी एक कांस्टेंट आता है, मैंने कहा C, ठीक है। तो यहां से हमें मिला PV इज इक्वल टू C, ठीक है। PV इज इक्वल टू C। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर तापमान पर जो प्रेशर होता है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। ये होता है आपका बॉयल्स का नियम, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होता है यह वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो Boyle's law is a gas law which states that the pressure exerted by a gas of a given mass kept at constant temperature। सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि यहाँ पर जो तापमान है यह स्थिर है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बोयल का नियम, इसे आप सबसे पहले नियम कर लो। ये क्या हो गया, नियम। तो बोयल का नियम एक नियम है जो बताता है कि एक गैस किसी दिए गए द्रव्यमान स्थिर तापमान पर रखा जाता है, द्वारा लगाया गया दबाव उसके द्वारा घेरे गए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वॉल्यूम इज इनवर्सली, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये सारे रिलेशन निकल कर आते हैं इसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। चलिए, इसी तरह बच्चे एक आपका होता है चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स का नियम क्या कहता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन निकल कर आता है। ये आपका होता है चार्ल्स का नियम, ठीक है। अगर इसे ड्राइव करने की आप बात करोगे तो आसान है। अगर चार्ल्स के नियम की आप बात करोगे चलिए, तो चार्ल्स का बच्चे जो नियम है, ठीक है, चार्ल्स का जो नियम है, ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या है, इसके लिए आपको याद रखना है ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर यानी कि स्थिर दाब पर। चार्ल्स का जो नियम होता है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पर होता है यानी कि स्थिर दाब पर होता है। बेसिक रिलेशन हमारे पास वही है, PV इज इक्वल टू mRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू mRT। अगर इस रिलेशन की आप बात करोगे तो इस रिलेशन में क्या है हमारे पास, m की वैल्यू पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है। m यहाँ पर क्या है, पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है। r की वैल्यू क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर इसने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं V अपॉन टी इज इक्वल टू MR अपॉन P, ठीक है। और ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इसे एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ कैपिटल K, ठीक है। तो मुझे मिला V अपॉन टी इज इक्वल टू K, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2, V1 अपॉन T1, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन। ये होता है आपका चार्ल्स का नियम, ठीक है। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। चार्ल्स लॉ ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द लॉ ऑफ वॉल्यूम्स गिवन ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हाउ गैस एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, कन्वर्सली व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर इट विल। ये सारा पूरा स्टेटमेंट वही है, ठीक है, और ये रिलेशन आपको याद रख। तो ये आपका होता है चार्ल्स का नियम। तो बॉयल के नियम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा कि बॉयल का नियम क्या कहता है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि बॉयल तापमान कांस्टेंट, और ये फाइनल रिजल्ट, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी है इसके लिए। सबसे पहला कि जो तापमान है कांस्टेंट है और इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है, एक चीज तो आपको याद रखनी है। इसी तरह चार्ल्स का आपको याद रखना है, अगर चार्ल्स लॉ की बात करता है, ठीक है,
तो कांस्टेंट इसमें क्या है, ठीक है, अगर कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है ये हमें क्या मिला है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए लास्ट में बच्चे हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, यानी कि उष्मा अंतरण की, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इतनी चीजें मुझे चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम उस पर सीधा आ जाएं, ठीक है, और आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, बचपने से क्लास 9th से आप ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, किसी ना किसी रूप में आपने बिल्कुल पढ़ी होगी। इवन जीएस में भी ये सारी चीजें आपको कराई जाती हैं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी मैंने सारी चीजें आपको रिकॉल कराई हैं, और रिकॉल कराने का रीजन यही है ताकि एक बार आप इन सब चीजों को फिर से पढ़ लो, और जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें तो अलग अलग टर्म जब आए तो आप उनमें कंफ्यूज ना हो, सीधा कॉन्सेप्ट आप समझो, ठीक है। चलिए तो बच्चे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आज का जो लास्ट टॉपिक है, ये है हीट ट्रांसफर, ठीक है, और हिंदी में इसे कहा जाता है उष्मा अंतरण, ठीक है। आज का जो लास्ट हमारा टॉपिक है ये हमारा कौन सा है, हीट ट्रांसफर, और हिंदी में इसे हम कहते हैं उष्मा अंतरण, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं, यानी कि उष्मा अंतरण कितनी तरह से हो सकता है, ठीक है। उष्मा अंतरण कितनी तरह से हो सकता है, ठीक है। उष्मा अंतरण कितनी तरह से हो सकता है, ठीक है, तरह से हो सकता है, ठीक है। उष्मा अंतरण कितनी तरह से हो सकता है, या मैं आपसे कहूं कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उष्मा अंतरण यानी कि हीट का ट्रांसफर वो 3 तरह से हो सकता है। ये क्वेश्चन सीधा पेपर में आपके पूछा जाता है कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं, यानी कि उष्मा अंतरण की जो विधियां हैं ये कौन कौन सी होती हैं। तो हीट का ट्रांसफर आपका कंडक्शन से होता है, हीट का ट्रांसफर आपका कन्वेक्शन से होता है, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और हीट का ट्रांसफर आपका रेडिएशन यानी कि विकिरण से होता है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आपके होते हैं 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन आपका हो गया संचालन, कन्वेक्शन आपका हो गया संवहन, और तीसरा आपका क्या है, रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है क्या। चलिए सबसे पहले समझिएगा कंडक्शन के बारे में, ठीक है। तो कंडक्शन बच्चे आपने पढ़ा होगा, अगर मैं बात करूं जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स या ठोस में जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है वह कंडक्शन के द्वारा होता है। अब इसमें समझाने के लिए और कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन चीजें फिर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि उन्हें कराने का आपको कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है, उन्हें कराने का कोई ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल मोटा मोटा से समझ लीजिएगा कि जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है कंडक्शन के द्वारा, ठीक है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल है, ठीक है, मान लिया ये आपके घर की दीवार है, ठीक है, ये आपकी घर की दीवार है, ठीक है,
ये क्या है, आपके घर की दीवार है, इस तरह से मैंने बना दी। ये बच्चे क्या है, आपके घर की दीवार है। चलिए, ये घर की दीवार है। अब बाहर क्या है, सन निकला हुआ है, ठीक है, ये बाहर क्या है, सन है, ये सन निकला हुआ है पूरा, ठीक है, ये सन है, ये हो गया सन, ठीक है। तो बाहर का तापमान ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब दीवार के इस एंड से लेकर यहां तक जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होगा, यहाँ पर वो कंडक्शन के द्वारा होगा, ठीक है। अगर मैं दीवार के थ्रू हीट के ट्रांसफर की बात करता हूं तो ये कंडक्शन के द्वारा होगा, ठीक है। दीवार की एक थर्मल कंडक्टिविटी गिवन होगी, ठीक है, कैपिटल के, इसे कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर होगा T2, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रही होगी, दीवार के थ्रू हीट आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय द B, ठीक है। और B यहाँ पर क्या होती है, B यहाँ पर होती है इस दीवार की थिकनेस, यानी कि दीवार की मोटाई। तो जनरली जो सॉलिड्स में होता है, जो ठोस में होता है, ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पूरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन इतने पर हमें नहीं जाना है, सिंपल सिंपल समझिएगा, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये अगर मैं इसे आग में गर्म करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो इसके इस एंड से लेकर इस एंड तक यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है कंडक्शन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में अगर आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो बर्तन का गर्म तो आप यहां से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहां से लेकर ये सारा गर्म हो जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी आपको गर्मी फील होगी, ये किसके द्वारा होती है, ये होती है कंडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो कंडक्शन जो होता है यह किसी ठोस के अंदर होता है, ठीक है। पूरी कहानी क्या होती है वो जानने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए मैंने अभी आपको करा दिया ताकि आपको आगे जाकर इसे समझने में आसानी हो। एक दीवार है, बाहर सूरज निकला हुआ है, ठीक है, तो दीवार के इस सतह से इस एंड से लेकर यहां तक जो हीट आती है, ठीक है, वो किसके द्वारा आती है, ये आपकी कंडक्शन के द्वारा आएगी, ठीक है। मान लिया मैंने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T है, ठीक है, तो इसके द्वारा कितनी हीट फ्लो हो रही होगी, इसका एक रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन B, ठीक है। इस चीज को मैं और थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ। चलिए, ए यहाँ पर क्या है, एरिया, ठीक है, दीवार का एरिया या वॉल का एरिया, ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। ये यहाँ पर क्या है, दीवार का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर बी की बात करोगे तो यह वॉल की थिकनेस है या वॉल की मोटाई है, ठीक है, यह है वॉल की थिकनेस यानी कि वॉल की मोटाई है, ठीक है। T1 और T2 क्या है, ये तापमान है, ठीक है, टेम्परेचर T1 क्या है, तापमान है, ठीक है, और ये टेम्परेचर T2 ये भी क्या है, तापमान। टेम्परेचर T2 और T1 क्या है, तापमान है, ठीक है।
अगर Q की बात करोगे तो यह क्या है, हीट फ्लो, यह क्या है, हीट फ्लो, ठीक है। K की अगर बात करोगे तो ये होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ये होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, कि कितना आसानी से किसी मटेरियल के थ्रू हीट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। K क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी K की यूनिट क्या होती है, वोट पर मीटर केल्विन। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आसानी से ही किसी मटेरियल के थ्रू हीट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना आसानी से हम कह सकते हैं कि किसी मटेरियल के थ्रू, ठीक है, किसी धातु के थ्रू, किसी पदार्थ के थ्रू हीट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। और रिलेशन जो निकल कर आता है हमारा क्या होगा, रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन D। तो देखिएगा K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आसानी से उसके थ्रू हीट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई मेटल की रोड है, कोई धातु की रोड है, जैसे आयरन की रोड है हमारे पास, या कोई प्लास्टिक है, कोई रोड है, ठीक है। तो K की वैल्यू लोहे की रोड के लिए ज्यादा रहेगी, तो जब उसे एक एंड से हम गर्म करेंगे तो दूसरे एंड पर तेजी से हीट आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर तेजी से उष्मा आ जाएगी। लेकिन अगर हम किसी लकड़ी की रोड को गर्म करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उसकी K की वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो वहां पर हमें ज्यादा हीट महसूस नहीं होती है, ठीक है। ये सिंपल क्या है, मान लिया हमने आग जलाई, ठीक है, और एक लकड़ी की रोड ली, ठीक है, ये क्या है, लकड़ी की रोड, ठीक है। K को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि आपने आग जलाई, यहां पर आपने आग जलाई, यहां पर आपने आग जला ली, ठीक है, और आपने एक लकड़ी की रोड ले ली, ठीक है, या लकड़ी की छड़ आपने ले ली, ठीक है। तो लकड़ी की जो K की वैल्यू होती है ये कम होती है, लकड़ी की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो अगर K की वैल्यू कम है तो यहाँ पर आगे की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होगा ये भी कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इस तरह से हीट इसमें फ्लो करती है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा ये पूरा ये हीट आगे की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर K की वैल्यू कम है आगे की तरफ हीट का ट्रांसफर भी कम होगा, और जब आप इसे यहाँ पर टच करोगे, ठीक है, तो आपको ये गर्म फील होगी, क्योंकि इसके थ्रू हीट का फ्लो भी कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आप किसी धातु की रोड को ले लेते हो, वहीं अगर मैंने कोई धातु की रोड ली, ठीक है, किसी मेटल से बनी हुई रोड को लिया, ठीक है, वहीं अगर मैंने किसी मेटल से बनी हुई रोड को लिया, ठीक है, और अगर मैं इसे एक एंड से गर्म करना शुरू करता हूं, ठीक है, तो मुझे आगे की तरफ ज्यादा गर्मी महसूस होगी, क्योंकि इसकी K की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, ठीक है। अगर आप खाना बना रहे हो और आपका जो चमचा है, जो चम्मच है, ये आपकी बनी हुई है स्टील की, ठीक है, तो ये आपको ज्यादा गर्म महसूस होती है। वहीं अगर आप एक लकड़ी से, मतलब इसे अगर स्टीर करोगे, घुमाओगे, तो ये आपको कम गर्म महसूस होगी, क्योंकि इसकी K की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो K की वैल्यू ज्यादा है, हीट जल्दी से आगे की तरफ जाएगी। अगर K की वैल्यू कम है तो हीट कम तेजी से आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसी से ही हम क्या निकल कर लाते हैं, इसी से हम निकाल कर लाते हैं कुचालक और सुचालक, ठीक है। उष्मा के कुचालक, उष्मा के कुचालक जिसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है इंसुलेटर। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनकी K की वैल्यू कम होती है, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनकी K की वैल्यू कम होती है। और दूसरे क्या होते हैं, ठीक है, उष्मा के कुचालक, उष्मा के कुचालक जिनकी K की वैल्यू कम होती है, इन्हें इंसुलेटर भी कहते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं उष्मा के सुचालक, उष्मा के सुचालक, ठीक है, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। और इनकी K की वैल्यू कैसी रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यहीं से हम देखते हैं उष्मा के कुचालक यानी कि इंसुलेटर और उष्मा के सुचालक यानी कि कंडक्टर, ठीक है। अगर K की वैल्यू ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो वो होते हैं उष्मा के सुचालक, ठीक है, जिनमें आसानी से हीट फ्लो कर जाती है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर तेजी से हीट चली जाती है, क्योंकि इनकी K की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और एक होते हैं उष्मा के कुचालक यानी कि इंसुलेटर, जिनके थ्रू हीट बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। अब ये कहाँ जरूरी होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी याद रखिएगा, कंडक्शन जनरली जो सॉलिड्स में होता है, ठीक है, सॉलिड की हम बात करते हैं, ठोस की हम बात करते हैं। ठोस में एक कोने से दूसरे कोने में
जो हीट जाती है वो के की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, के क्या होता है? के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है ये होती है वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, यहां से एक रिलेशन हमारा निकल कर आता है Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन बी। ठीक है, के की वैल्यू अगर कम है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर कम है, ये वैल्यू अगर कम है तो इसे हम बोलते हैं उष्मा के कुचालक यानी कि इंसुलेटर, और अगर के की वैल्यू ज्यादा है इसे हम बोलते हैं उष्मा के सुचालक यानी कि कंडक्टर। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं कन्वेक्शन की यानी कि संवहन की, और कन्वेक्शन संवहन क्या होता है? ठीक है, तो जब जब ठोस यानी कि सॉलिड से, जब ठोस यानी कि सॉलिड से, जब ठोस यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड यानी कि तरल में उष्मा जाती है, उष्मा जाती है, तो यह किसके द्वारा जाती है? यह जाती है कन्वेक्शन यानी कि संवहन के थ्रू। ठीक है, जब ठोस यानी कि सॉलिड में किसी लिक्विड में उष्मा जाती है तो ये जाती है किसके थ्रू? संवहन के थ्रू। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। जैसे बच्चे अभी हमने बात की किसकी? दीवार की। ठीक है, अभी हमने दीवार की बात की है। ठीक है, तो दीवार के अंदर से जो हीट जा रही है, ठीक है, दीवार के इस कोने से, ठीक है, दीवार के इस कोने से यहां तक जो हीट जा रही है, ठीक है, दीवार के इस कोने से लेकर, इस कोने से लेकर यहां तक जो हीट जा रही है, यानी कि दीवार के अंदर से जो हीट जाएगी। ठीक है, दीवार कैसी है? दीवार हमारी ठोस है। ठीक है, अगर दीवार की हम बात करेंगे तो दीवार कैसी है? यह ठोस है। ठीक है, दीवार कैसी है? यह ठोस है यानी कि सॉलिड है। ठीक है, दीवार कैसी है? यह ठोस है यानी कि सॉलिड है। और अगर दीवार के अंदर से हीट जाने की हम बात करते हैं तो यह जाती है कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, और इसके लिए हम क्या देखते हैं? इसके लिए हम देखते हैं क्या? के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से हीट जाएगी, अगर के की वैल्यू कम है तो कम हीट जाएगी। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर दीवार के बाहर की हम बात करें, ठीक है, दीवार के बाहर क्या है? दीवार के बाहर एयर है यानी कि हवा है। ठीक है, दीवार के अगर बाहर की हम बात करते हैं यानी कि मैं इधर की बात करूंगा, अगर हम इधर की बात करें, यहाँ भी क्या है? हवा है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? हवा है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है? हवा है। अगर दीवार के मैं दोनों तरफ की बात करूंगा तो दोनों तरफ क्या है? हवा है। ठीक है, तो ठोस से एयर कैसी है? एयर भी आपकी फ्लूइड में आती है बेसिकली, एयर आपकी गैस हो गई। ये लिक्विड से अच्छा जो वर्ड है यहाँ पर ये फ्लूइड होगा। ठीक है, लिक्विड से अगर अच्छा वर्ड मैं यहाँ पर लूँ, लिक्विड से अच्छा वर्ड अगर हम यहाँ पर लें तो ये आपका फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे भी अच्छा मैं वर्ड लूँ यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा फ्लूइड, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्लूइड। और फ्लूइड में आपके आते हैं दोनों। ठीक है, फ्लूइड में आपका एयर भी आती है और फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आता है। ठीक है, तो फ्लूइड में आपके एयर भी आती है और फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आता है। ठीक है, चलिए, तो दीवार से अगर हम एयर में उष्मा जाने की बात करते हैं, अगर इसमें हम गर्मी जाने की बात करते हैं तो यह किसके द्वारा जाती है? यह जाती है कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका एयर हो गई इधर। ठीक है, तो दीवार से अगर एयर में अगर यहाँ उष्मा अगर जा रही है, ये उष्मा अगर है, ठीक है, इन दोनों के बीच हीट का अगर इंटरेक्शन हो रहा है, यह किसके द्वारा होगा? ये होता है कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, लिक्विड का एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, और इस बर्तन को, ये बर्तन हमने लिया, ठीक है, और इस बर्तन को हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक बर्नर पर हमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इस बर्तन में क्या भरा हुआ है? इस बर्तन के अंदर भरा हुआ है पानी। इस बर्तन में अंदर क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है पानी। ये अंदर इसके पूरे क्या भरा हुआ है? ये इसके अंदर भरा हुआ है पानी। एक बर्तन हमने लिया और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है। ठीक है,
अब हमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, और पानी कैसा है, पानी लिक्विड है, ठीक है। अगर पानी की आप बात करोगे तो पानी क्या होता है, पानी लिक्विड होता है, ठीक है। ये हो गया लिक्विड। चलिए, तो एक बर्तन में हमने पानी लिया और इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे, बर्तन के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो उष्मा जाएगी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो उष्मा जाएगी, ये जाएगी कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब बर्तन की इस सरफेस से पानी की तरफ जो उष्मा जाती है, ये जाती है कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि पानी कैसा है, लिक्विड है। तो अगर किसी सॉलिड से किसी फ्लूइड में, अब सॉलिड से एयर की हम बात करें या सॉलिड से लिक्विड की हम बात करें, यहां अगर हीट का आदान प्रदान हो रहा है, यहां अगर उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, तब हम इसे बोलते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन, ठीक है। चलिए, और लास्ट आपका क्या है, लास्ट आपका है रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। ये आपका क्या है, लास्ट है रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। और अगर विकिरण की हम बात करते हैं तो इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर दिस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। फॉर दिस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले, ठीक है, सन से पृथ्वी पर जो रेडिएशन आता है, ठीक है, सन से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आ रही है, ठीक है, सन से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आ रही है, ठीक है, सन से पृथ्वी पर जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो किसके द्वारा आती है, वो आती है रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, अर्थ, और ये क्या हो गया, सन, ठीक है। तो सन से क्या है, रेडिएशन के थ्रू पृथ्वी पर एनर्जी आ रही है। तो जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता है और वहां पर फिर भी एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो होता है रेडिएशन के थ्रू। जैसे सन से अर्थ पर जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, जहां पर किसी ठोस से एयर में या किसी ठोस से किसी लिक्विड में, ठीक है, ऊर्जा का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है, तो ये आपका होता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन, ठीक है। और अगर हम किसी सिर्फ ठोस के अंदर की हम बात करें, ठोस के अंदर एनर्जी का आदान प्रदान होता है, उष्मा का आदान प्रदान होता है, तो ये आपका होता है किसके द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, ठीक है। कंडक्शन के लिए हम देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू बहुत कम है तो ये होते हैं उष्मा के कुचालक यानी कि इंसुलेटर, और अगर के की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये होते हैं उष्मा के सुचालक यानी कि कंडक्टर, ठीक है। चलिए, तो आज की कहानी को हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से सारी चीजों को रिलेट कराऊंगा ताकि ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और फिर एक क्लास में इन सब पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजों को इसलिए रिवाइज करके रखना, एक बार सारी चीजों को देख लेना। चलिए, तो एक बार सारी चीजों को रिवाइज करना, सारी चीजों को देख लेना, फिर करेंगे इन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा आपका रेफ्रिजरेंट स्टार्ट करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन रेफ्रिजरेंट टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है फिर।